हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज अपन बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले आपको इन दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पहला है रिफ्लेक्स, दूसरा है आर्क। रिफ्लेक्स का यहाँ पे ये मीन है कि जब कोई बॉडी की ओर पोटेंशियली डेंजरस स्टिमुलाई आता है तो उसके प्रति जब अपनी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देती है उसे अपन बोलेंगे रिफ्लेक्स। आर्क का मतलब यहाँ पे है कि जो पाथवे का फॉर्मेशन होता है जब रिफ्लेक्स दिया जाता है अपनी बॉडी के द्वारा, उस समय जो पाथवे बनता है उसे अपन बोलते हैं आर्क। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने कवर कर ली है रिफ्लेक्स की। और फिर बाद में आपको बेसिक समझना है कि नॉर्मल सिचुएशन में अपनी बॉडी के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, वो किस तरह से कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने ब्रेन का डायग्राम, रफली डायग्राम बनाया है, जिसमें देखिए सेंसरी, एक तो सेंसरी एरिया बनाया हुआ है, एक एसोसिएटेड एरिया बनाया हुआ है, एक मोटर एरिया बनाया हुआ है। फिर बाद में नीचे मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है स्पाइनल कोड का, जिसके अंदर एक नर्व आती है, सेंसरी नर्व है वो, एक तो सेंसरी इम्पल्स लेके आती है, एक मोटर इम्पल्स लेके जाती है। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा कि कोई भी सेंसरी नर्व है वो किसी रिसेप्टर से, यहाँ पे मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, थर्मो रेगुलेशन का रिसेप्टर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम हो चुका है तो यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर है वो इस चीज़ को सेंस करेंगे कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है। तो ये क्या करेगा, ये स्पाइनल नर्व की सेंसरी नर्व है उसके द्वारा ये आएगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई। ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आपको याद रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन जब स्पाइनल कॉर्ड वाले हैं वो क्या है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, यहाँ वाले जो स्पाइनल नर्व के द्वारा आ रहे हैं। फिर बाद में आपको ये पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर वाला क्या है, ग्रे मैटर, बाहर वाला वाइट मैटर। यहाँ पे अंदर क्या है, ग्रे मैटर है, वहाँ पे जाता है, यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स अकुमुलेट होते हैं और यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड इसको, इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर भेजती है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी किसके द्वारा, असेंडिंग ट्रैक्ट के द्वारा। देखिए मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ट्रैक्ट क्या होती है, तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, उसके अंदर आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जब कोई एक्सोन्स अकुमुलेट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तब अपन उसको बोलेंगे ट्रैक्ट, और ये ऊपर की ओर जा रही है इसलिए असेंडिंग ट्रैक्ट, और सेंसरी न्यूरॉन ये सेंसरी इंपल्स को ऊपर लेके जा रही है इसलिए सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखिए सेंसरी एरिया में ये इन्फॉर्मेशन जाती है, यहाँ पे सेंसेशन किया जाता है, फिर बाद में ये एसोसिएटेड एरिया में जाएगी, यहाँ पे इसको इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर था, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम हो चुका है, तो बॉडी का जब टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे एसोसिएटेड एरिया किस तरह से, जो पुरानी जो मेमोरी थी उसके अनुसार ये प्रीवियस जो भी नॉलेज था उसके ऊपर ये डिसीजन लेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे सिवरिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाया जा सकता है, मेटाबॉलिज्म है अपनी बॉडी का उसे हाई कर दिया जाए तो उस तरह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो उसी तरह से एसोसिएटेड एरिया काम करता है। इसमें क्या होगा, इसने फॉर एग्जांपल इसने डिसीजन लिया कि पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा दिया जाए। ठीक है, अब ये इसने जो डिसीजन लिया वो मोटर एरिया है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बनाया है वो मोटर एरिया है, उसके द्वारा ये एक्शन लिया जाएगा। और फिर बाद में ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर न्यूरॉन के द्वारा नीचे आएगी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर बाद में ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा, मोटर न्यूरॉन यहाँ पे याद रखिएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और जो इफेक्टर ऑर्गन होगा उसके ऊपर ये काम करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा दिया गया तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स थी उनके ऊपर क्या किया, एक्शन किया, और फिर बाद में उनके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा दिया गया जिससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। ठीक है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है और इस तरह से जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो दिया जाता है। ये आपको बता दूं मैं, ये रिफ्लेक्स नहीं था, ये नॉर्मल सिचुएशन में अपनी बॉडी काम करती है वो बताया है मैंने। ठीक है, ये एक चीज़ आपको यहाँ पे एक हाईलाइटेड है कि डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, कोई भी सेंसरी न्यूरॉन आता है, कोई भी सेंसरी नर्व आती है तो वो क्या करेगी, डोर्सल साइड से एंट्री करेगी और वेंट्रल साइड से वापस मोटर न्यूरॉन आगे निकल के जाता है। ठीक है, फिर बाद में अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, रिफ्लेक्स आर्क की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक था जो मैंने अभी तक आपको बताया। अब देखिए एक्चुअल रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। इट इज़ ए न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स ए रिफ्लेक्स। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन डू नॉट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन बट साइनेप्स इन द
spinal cord. This allows for the faster reflex action to occur by the activating spinal motor neurons without the delay or routine signals through the brain. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जैसे सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा आती है और फिर वहाँ ब्रेन की ओर जाती है, फिर वहाँ ब्रेन से डिसीजन लेके फिर वहाँ वापस आती है। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर ये जो ब्रेन की ओर जाना और फिर वहाँ ब्रेन से डिसीजन होके आना, ये इसको अगर अपन बाईपास कर देते हैं, इसको अपन अगर छोड़ दें और सीधा ही जब इस आपकी स्पाइनल कोड डिसीजन ले ले तो उससे अपन बोलेंगे रिफ्लेक्स। ये किस लिए किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है कि आपका टाइम है उसको कैसे भी करके कम से कम किया जाए और जो आपकी बॉडी को जो चीज़ जो स्टिमुलस हार्म कर रहा है उससे हार्म ना करने दिया जाए और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, इसीलिए कोई टाइम में डिले ना हो, इसलिए रिफ्लेक्स का यहाँ पे रिफ्लेक्स आया। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप इस चीज़ को, इस डायग्राम को आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये रिसेप्टर था जहाँ पे थर्मोरेगुलेशन का रिसेप्टर है, एग्जाम्पल ले लिया जाए तो यहाँ पे मान लीजिए थर्मोरेगुलेशन का रिसेप्टर है और थर्मो रिसेप्टर्स के द्वारा क्या हुआ कि अपनी बॉडी, फॉर एग्जांपल किसी तवे पे हाथ रख दिया गया है तो वो सेंसरी नर्व इस सेंसरी नर्व के द्वारा वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो आएगी। यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, अब जो ब्रेन की ओर जाना था इसे, वहाँ पे नहीं जाकर ये क्या करेगी, यहाँ पे कुछ इंटरन्यूरॉन्स है, यहाँ पे कुछ इंटरन्यूरॉन्स है जो डिसीजन बना लेंगे। ठीक है, अभी एसोसिएटेड एरिया में क्या था, वहाँ पे भी इंटरन्यूरॉन्स ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं डिसीजन खुद व खुद बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरन्यूरॉन्स है जो ये मैंने ब्लूइश कलर का बना रखा था, ये डिसीजन बना के दे देंगे और फिर बाद में यहाँ से मोटर नर्व के द्वारा ये डिसीजन इफेक्टर ऑर्गन की ओर जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इसमें देखिए, पहला रिसेप्टर आता है, इसके कौन कौन से पार्ट होंगे रिफ्लेक्स के, पहला रिसेप्टर है, दूसरा सेंसरी नर्व है, तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखिए इसका पार्ट है, सॉरी फोर्थ है इसके अंदर मोटर नर्व और फिर बाद में इफेक्टर ऑर्गन, जैसे कि स्केलेटन मसल्स हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकती है, और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये मेनली होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में अगर आपको आ जाती है तो आपको फिर बाद में इसके अंदर दो तरह के आपको देखने हो। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर मीडिएटेड बाई स्पाइनल कॉर्ड बट फ्यू रिफ्लेक्स आर मीडिएटेड बाई मेडुला ऑब्लांगेटा। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही करती है, पर कुछ मेडुला ऑब्लांगेटा भी करता है। और आपको पता होगा कि मेडुला ऑब्लांगेटा का ही पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है, पर वहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा से जब वो बाहर निकलती है, सॉरी वो जब मेडुला ऑब्लांगेटा से जब स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से अराइज करती है तो मेडुला ऑब्लांगेटा को ही हम स्पाइनल कॉर्ड बोलने लग जाते हैं जब वो फोरामेन ओवल से बाहर निकलती है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा, फॉर एग्जांपल देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्स के सेंटर हैं, जैसे कि स्नीजिंग है, कफिंग है, वॉमिटिंग है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है। ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो अपना मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अब देखिए ये सारे रिफ्लेक्स है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे स्नीजिंग है तो स्नीजिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके एल्वोलाई है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है, वहाँ पे अगर कोई भी इरिटेटिंग सब्सटेंस अगर चला गया है तो उसको जब बाहर निकालने के लिए यहाँ पे स्नीजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे कफिंग है, वैसे वॉमिटिंग है, वैसे ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है। ठीक है, जब अपने लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा लंग्स का क्या है, लंग्स डायलेट कर जाते हैं तो लंग्स के अंदर जब कोई ऐसी इरिटेटिंग सब्सटेंस आ जाता है तो उसके प्रति ये हेरिंग ब्रूनर रिफ्लेक्स दिया जाता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, पहला है अनकंडीशनल और दूसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल वो वाले रिफ्लेक्स होते हैं जिन्हें अपने को लर्न नहीं करना पड़ता है, वो अपने को बाई बर्थ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने तवे पर हाथ रख दिया है तो उसे उठाना आपको सीखना नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको सीखना कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, वो अपने आप ही हाथ उठ जाता है, वो है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। एग्जाम्पल हॉट प्लेट रिफ्लेक्स जो तवे वाला मैंने एग्जांपल दिया है। नी जर्क रिफ्लेक्स वो वाला रिफ्लेक्स है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो आपके रिफ्लेक्स को चेक करना चाहता है तो वो आपके नी जर्क रिफ्लेक्स से आपको चेक कर सकता है। जैसे कि उसके अंदर एक हैमर होता है और वो हैमर कोई ज़्यादा हार्मफुल हैमर नहीं होता है, अब नॉर्मल हैमर होता है
एक लकड़ी का बना हुआ प्लास्टिक का बना हुआ हैमर होता है, जिसके द्वारा आपके जो पटेला बोन है उसके नीचे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वहाँ पे आपको एक तरह से हिट किया जाता है उस हैमर से, और फिर बाद में आपका एक जो आपका लेग होता है वो आगे की साइड में जर्क करता है, तो उससे आपको उसे बोला गया नी जर्क रिफ्लेक्स, जो कि क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। फिर ऑन आई ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एक तरह का वो वाला रिफ्लेक्स है। फॉर एग्जांपल आप जैसे बाइक चला रहे हैं और अच्छी मतलब स्पीड पकड़ रखी है बाइक ने, और उसी समय कोई इंसेक्ट है जो आपकी आँखों की ओर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसी समय आपकी आपकी आँख है वो ब्लिंक कर जाएगी, और ब्लिंक करने का एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऐसे है कि आपके कॉर्निया को वो कहीं डैमेज ना कर दे, इसलिए आपका जो रिफ्लेक्स है बॉडी की ओर से वो आता है आई ब्लिंकिंग। कोई बॉल है वो आपके सामने से आ रही है तो कॉर्निया को डैमेज ना करे, इसलिए आई क्या करती है, ब्लिंक कर जाती है। वो अपनी बॉडी का रिफ्लेक्स है। अब प्रॉपर्टीज़ और रिफ्लेक्स देखिए, जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि प्रोटेक्टिव है, या आपको पता है कि रिफ्लेक्स इसीलिए है क्योंकि अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर वन प्रिडिक्टेबल, पहले से प्रिडिक्टेबल होते हैं ये, ठीक है। फिर वन फेटिग होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रिडिक्टेबल का यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर एक रिफ्लेक्स सेम वे में होगा, हर एक रिफ्लेक्स सेम वे में होगा, हर बार सेम वे में होगा। अगर गरम तवे पे हाथ अगर आपने रख दिया है तो वह हाथ हमेशा एक ही मैनर में उठेगा, वो हाथ हमेशा वहाँ से हटना ही है। ऐसा नहीं है कि वो हाथ है ना एक तवे की एक साइड से दूसरी साइड में चला जाता है, सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सेम होता है हर बार की तरह। अगर कोई पिन आपको चुभ रही है तो वो आप हर बार उससे पिन से हटाएंगे, ना कि उसमें और ज़्यादा आप अपनी अंगुली को प्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसा है कि ये हमेशा प्रिडिक्टेबल है, पर इसमें एक चीज़ है जो अगर बार बार रिफ्लेक्स आता है तो उससे आपको फैटिग ज़रूर महसूस होती है, ठीक है। फिर बाद में कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, पेवलोन, और इससे लर्निड रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। देखिए पेवलोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डॉग के स्लाइवेशन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसको जैसे कि एक टाइम के लिए उसे मतलब ट्रेन किया था, फिर बाद में बेल को प्रेस किया जाता था, और इसी को बार बार उस रिपीटेशन के द्वारा क्या हुआ कि डॉग ने ये सीख लिया कि जब खाना दिया जाता है उससे पहले बेल बजाई जाती है, तो बेल बजाने से ही खाना मिलता है, मतलब बेल बजाने के बाद में खाना मिलता है। तो उसके एक तरह से उसको ये सेट हो गया उसके माइंड में कि जब अपने को बेल बजाई जाती है तभी अपने को खाना दिया जाता है। तो फिर बाद में जब उसको एक बार बेल बजाई गई, रिपीटेशन से ही लर्निंग आती है, तो जब बेल बजाई गई तो उसने डॉग के अंदर स्लाइवेशन का रिफ्लेक्स देखने को मिला। तो इसलिए ये पेवलोन का जो बहुत ही ज़्यादा कंडीशनल थ्योरी है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कंडीशनल रिफ्लेक्स था वो, ठीक है। लर्निंग और कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन रिक्वायर्ड, इसके अंदर लर्निंग चाहिए और कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लर्निंग सेरिब्रम इन्वॉल्व, इसमें सेरिब्रम इन्वॉल्व होगी, पहले सेरिब्रम इन्वॉल्व होगी, फिर बाद में ये क्या होगा, वंस इट लर्नड, ये पहले लर्न किया जाएगा, फिर नाउ इट्स रेगुलेशन इज शिफ्टेड टू द सेरिबेलम, ये फिर बाद में सेरिबेलम की ओर इसका जो एक्शन है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर वन एग्जाम्पल है टाइप राइटिंग है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बाईसाइकिल राइडिंग। आप जैसे फ़ोन के अंदर टाइप करते हो एक बार के लिए, तो शुरू शुरू में तो जब आपने नया नया फ़ोन लिया होगा, जब आपने कोई टाइपिंग की होगी, उसमें आपको टाइम लगता है, एक एक वर्ड को आप देख देख के करते हो, मतलब वो सेरिब्रम आपका इन्वॉल्व हो रहा है। फिर बाद में आप बिना देखे ही आप जैसे कि फ़ोन में देखोगे कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हो, आपको पहले से पता होगा कि हाँ मैं ये मतलब लिख रहा हूँ। आप चाहे कीबोर्ड की ओर देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है, आप वो लगभग सेम लिख देते हैं। कुछ गलतियाँ होती है वो फिर बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ में वो कम हो जाती है, एरर कम होने लगते हैं, ठीक है। टाइप राइटिंग है प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो जब शुरू में जब आप प्ले करते हैं, आप सीखते हैं, उस आपका जो लर्निंग टाइम होता है उसके अंदर आप उसको आपकी जो सेरिब्रम हो वो इन्वॉल्व होती है, टाइम लगता है उसको। फिर बाद में जब आप एक टाइम के बाद में रिपीटेशन करते हैं तो उसके बाद में आप बिना देखे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। यही सेम बाईसाइकिल राइडिंग में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियोज़।